अस्सलामुअलैकुम। हमारा कोर्स जुमे को कंप्लीट हो गया था। आपके पास पूरे 23 लेक्चर मौजूद होना चाहिए। आज हम कुछ रिवीजन करेंगे। ये टॉपिक आपको सेमेस्टर के शुरू में क्लास में पढ़ाया जा चुका है। इसको भी हमने आपकी आसानी के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपके पास मुकम्मल कोर्स स्लाइड की सूरत में मौजूद हो। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल से तो आप क्लास 4 से वाकिफ़ होंगे। आपने 9th क्लास और फिर इंटर में भी ज़रूर पढ़ा होगा और फिजियोलॉजी में भी लाजमन पढ़ा होगा, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ आपके लिए मुख्तसरन फिर दोहरा देते हैं। आप तमाम ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शन से बखूबी वाकिफ़ हैं, तो हमने यहाँ सिर्फ ख़ास ऑर्गेनल्स का ही जिक्र किया है और उनके ख़ास फंक्शंस को ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। जैसे सेल मेम्ब्रेन का काम है सेल में फ्लूइड आयोनिक बैलेंस मेंटेन रखे कि सेल के अंदर सोडियम, पोटेशियम और दीगर आयंस की क्या तादाद होनी चाहिए और उस हिसाब से कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का काम है सेल में कंट्रोल ट्रांसपोर्ट रखना या सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के मुताबिक आमद-ओ-रफ्त रखना। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है और इसी में डीएनए भी मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के पावर हाउस की हैसियत हासिल है। ये सेल को एटीपी की सूरत में एनर्जी फराहम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है और लाइसोसोम का काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। आप तमाम ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शन से बखूबी वाकिफ़ हैं, तो हमने यहाँ सिर्फ ख़ास ऑर्गेनल्स का ही जिक्र किया है और उनके ख़ास फंक्शंस को ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। जैसे सेल मेम्ब्रेन का काम है सेल में फ्लूइड आयोनिक बैलेंस मेंटेन रखे कि सेल के अंदर सोडियम, पोटेशियम और दीगर आयंस की क्या मकदार होनी चाहिए और उस हिसाब से कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का काम है सेल में कंट्रोल ट्रांसपोर्ट रखना या सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के मुताबिक आमद-ओ-रफ्त रखना। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है और इसी में डीएनए भी मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के पावर हाउस की हैसियत हासिल है। ये सेल को एटीपी की सूरत में एनर्जी फराहम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है और लाइसोसोम्स का काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बाद अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, यानी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंजेस इन सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट अंडरलाई डिजीज। आपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ी होगी। फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में फ़र्क ये है कि फिजियोलॉजी जिस्म के नॉर्मल फंक्शंस तक महदूद है, जबकि पैथोलॉजी में हम एबनॉर्मल या डिजीज स्टेट पढ़ते हैं। पैथोलॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जनरल पैथोलॉजी और स्पेशल पैथोलॉजी। General pathology is the study of basic reaction of cells and tissues to abnormal stimuli that underlie all diseases, while special pathology is the study of specific responses of specialized organs and tissues to more or less well-defined stimuli. आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि जनरल पैथोलॉजी में सेल्स और टिश्यूज़ का जनरल रिएक्शन देखा जाता है, जो हर डिजीज़ में ही यकसा होता है। लेकिन स्पेशल पैथोलॉजी में स्पेसिफिक सिस्टम की बात की जाती है और स्पेसिफिक डिजीज़ेस डिस्कस की जाती हैं। इस सेमेस्टर में हमने सिर्फ जनरल पैथोलॉजी ही कवर की है। डिजीज़। A disease is any deviation from or interruption from the normal structure or function of any body part, organ or system that is manifested by characteristic set of symptoms and signs and whose etiology, pathology and prognosis may be known or unknown. Cell adaptation. Adaptation occurs when physiologic or pathologic stressors induce a new state that changes the cell but otherwise preserves its viability in face of the exogenous stimuli. सेल अडेप्टेशन तब सामने आता है जब कोई स्ट्रेस इतना सीवियर तो नहीं होता कि इससे सेल डेथ हो, लेकिन सेल अपने आप को उस स्ट्रेस के तहत ढाल कर अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है।
ताकि उन स्ट्रेसफुल हालात में भी अपनी फंक्शनिंग कर सके। सेल अपने आप को 4 शक्लों में ढाल सकता है: हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, एट्रॉफी और मेटाप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी इंक्रीज सेल मास, यानी सेल अपना साइज बढ़ा लेता है, जैसे वर्जिश करते हुए मसल्स जैसे बॉडी बिल्डर्स के हो जाते हैं। हाइपरप्लेसिया इंक्रीज सेल नंबर, यानी सेल अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट में होता है। एट्रॉफी डिक्रीज सेल नंबर एन और साइज, स्ट्रेस की सूरत में सेल्स अपनी तादाद और साइज कम भी कर सकते हैं, जैसे पोलियो में मुतासरा टांग इस्तेमाल ना करने के बायस उसका साइज नॉर्मल टांग से छोटा हो जाता है। मेटाप्लेसिया चेंज फ्रॉम वन मैच्योर सेल टाइप टू अनदर, जैसे सिगरेट नोशी के आदी लोगों में जो सिगरेट स्मोक से स्ट्रेस होता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के कॉलमनार सेल्स अपनी शक्ल तब्दील करके स्क्वामस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ताकि उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी अपनी वायबिलिटी कायम रखें। सेल अपने आप को 4 शक्लों में ढाल सकता है: हाइपरट्रॉफी इंक्रीज सेल मास, यानी सेल अपना साइज बढ़ा लेता है, जैसे वर्जिश करते हुए मसल्स जैसे बॉडी बिल्डर्स के हो जाते हैं। हाइपरप्लेसिया इंक्रीज सेल नंबर, यानी सेल अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट में होता है। एट्रॉफी डिक्रीज सेल नंबर एंड और साइज, स्ट्रेस की सूरत में सेल्स अपनी तादाद और साइज कम भी कर सकते हैं, जैसे पोलियो में मुतासरा टांग इस्तेमाल ना करने के बायस उसका साइज नॉर्मल टांग से छोटा हो जाता है। मेटाप्लेसिया चेंज फ्रॉम वन मैच्योर सेल टाइप टू अनदर, जैसे सिगरेट नोशी के आदी लोगों में जो सिगरेट स्मोक से स्ट्रेस होता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कॉलमनार सेल्स अपनी शक्ल तब्दील करके स्क्वामस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ताकि उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी अपनी वायबिलिटी कायम रखें। कॉजेस ऑफ सेल इंजरी: ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, फॉर एग्जांपल इस्कीमिया, एनीमिया and cardiomyopathy, etc. Physical agents, for example trauma, heat, cold, radiation, electric shock, etc. Chemical agents in drugs, for example overdose of therapeutic drugs, poisons, environmental pollutants, alcohol and narcotics. Infectious agents, for example viruses, bacteria, fungi and parasites. सेल इंजरी की दीगर वजूहात में शामिल हैं इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिजीज जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, एंड सेल इंजरी फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस टू इन्फेक्शन जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज। जेनेटिक डिरेंजमेंट्स, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल ऑल्ट्रेशंस एंड स्पेसिफिक जीन म्यूटेशंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एनर्जी malnutrition and lack of specific vitamins and nutritional excesses और obesity. सेल इंजरी की दीगर वजूहात में शामिल हैं इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिजीज जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, एंड सेल इंजरी फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस टू इन्फेक्शन जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज। जेनेटिक डिरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल ऑल्ट्रेशंस एंड स्पेसिफिक जीन म्यूटेशंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एनर्जी malnutrition, lack of specific vitamins and nutritional excesses और obesity. थैंक यू। यहाँ आपका 24 लेक्चर्स पर मुश्तमिल कोर्स मुकम्मल हो गया और ये आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सूरत में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम सारा बस इसी में से लिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।